हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हम लोग खासकर प्राचीन इतिहास को प्रारंभ में पढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, जो कक्षा 12 की इतिहास में पढ़नी होती है, जो एनसीईआरटी सिलेबस द्वारा निर्धारित है, तो उसमें भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 किताबें हमें पढ़नी होती है। एक प्राचीन इतिहास होती है, एक होती है आपकी मध्यकालीन, और एक होती है आपकी आधुनिक इतिहास। पहले हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और किस तरह पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर भारत की राजनीतिक और धार्मिक दशा का पहले अध्ययन करेंगे हम लोग केसी श्रीवास्तव, भूखी उदस्य। उसके बाद इसको जोड़ेंगे हम राजा, किसान और नगर, यानी भाग 1 में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके। अगर लेक्चर 1 में हमारा इतिहास कवर हो गया तो हम फिर रिवीजन खत्म कर देंगे, नहीं तो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ऐसे करके बनाएंगे। इसके बाद भाग 1 में देखेंगे राजा, किसान और नगर पढ़ेंगे, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 2 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और तीसरा भाग हम पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, इस किताब में, किताब नहीं, अलग किताब नहीं है, एक ही किताब के अंतर्गत यह अध्याय है। तो हम लोग 1000 वर्षों तक का इतिहास पढ़ेंगे, मतलब इससे आरंभिक राजा, राज्य और अर्थव्यवस्थाएं हैं तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद बंधुत्व, जाति और तथा वर्ग पढ़ेंगे, आरंभिक समाज, करीब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है, यानी 1000 वर्षों का इतिहास। उसके बाद विचारक और विश्वास और इमारतें पढ़ेंगे, 1000 वर्षों का, कि लोग क्या विश्वास करते थे और क्या इन्होंने इमारतें बनाई। जो विश्वास करेंगे तो तरह तरह के मंदिर, इमारतें, स्तूप बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं, राजा, किसान और नगर, यानी उत्तर भारत की राजनीति और धार्मिक दशा। देखिए, 6वीं शताब्दी आते आते भारत में 16 महाजनपद मिलने लगते हैं। बौद्ध धर्मों में अंगत्तुर निकाय से हमें 16 महाजनपद मिलते हैं, वैजयंत धर्म से भी लगभग 16 महाजनपद मिलते हैं, पर थोड़े उसमें नाम अलग हैं। तो बौद्ध धर्म का ज़्यादा मान्य है कि बौद्ध धर्म में जो अंगत्तुर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पहली बात तो जनपद जान ली क्या होता है। जनपद, जब मनुष्य या फिर मनुष्य का एक समूह पद अपना रखता है, पैर रखता है, तो उसको बोला गया जनपद। यानी कुछ लोगों को एक पद दे दिया गया रहने के लिए, एक पद मिला, उनको, उन्हीं को कहा गया जनपद। तो 6वीं शताब्दी तक आते आते 16 महाजनपद मिलते हैं। भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है ना, बहुत पहले ही प्रारंभ हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में देख रहे हैं, लोगों के पास लिपि आ गई थी, वे दाह संस्कार करते थे अपने पूर्वजों का। पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी और उनके अंदर स्थापत्य कला, हर एक, मतलब जो आज नगरों में होता है उस समय हड़प्पा सभ्यता में था। तो सांस्कृतिक रूप से हमारा देश पहले से संपन्न था और आज भी है और हमेशा रहेगा। तो संस्कृति इतनी बड़ी है भारत की कि पूरा देश हो सकता है इसमें समा जाए तब भी कम पड़े। महान संस्कृति है, यानी कहने का अर्थ है कि सांस्कृतिक इतिहास यानी सांस्कृतिक उपलब्धि तो भारत में बहुत पहले आ गई। सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ तो हमें मिलता है शुरू से ही, पर राजनीतिक इतिहास हमें बहुत बाद में मिलता है। 6वीं शताब्दी में हमें राजनीतिक इतिहास देखने को मिलता है भारत में। यही वजह है कि भारत एक पिछड़ा देश बनता चला गया। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत देर से आया, राजनीतिक पकड़ बहुत देर में से हुई इसमें। उसके बाद और उतनी राजनीति अच्छी भी नहीं थी, आपस में जो राजा महाराजा थे लड़ा करते थे। ठीक है, तो राजनीतिक दृष्टि से हमें जो इतिहास मिलना प्रारंभ होता है 6वीं शताब्दी से। इसके पहले हम राजनीतिक इतिहास नहीं देख पाते हैं भारत की। उसके बाद इसी समय 2 धर्म निकल के आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अच्छा, क्यों निकल के आए बौद्ध धर्म और जैन धर्म? देखिए, जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई, ठीक है, तो वह चरम पर पहुंच गई। यानी हम देखते हैं
वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, पर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली गई। उसके बाद जैसे जैसे हमारा उत्तर वैदिक मतलब वैदिक से उत्तर वैदिक की तरफ देश बढ़ा, समय बढ़ता गया, समाज बढ़ता गया, कर्मकांड, तरह तरह के ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, इस तरह की बुराइयां भारतीय समाज में आ गई। तो आप जानते हैं जब जब बुराइयां आती हैं तब तब उस बुराइयों को दूर करने के लिए कोई न कोई भगवान जरूर आता है। यानी जब जब शक्ति जब 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 किलमिश का उत्पत्ति होगी तब तक शक्तिमान की भी उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो धर्म आए 6वीं शताब्दी में पूर्व में। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हम और मेंशन करेंगे कि चाहे भारतीय समाज हो या किसी भी देश का समाज हो, विश्व का समाज चाहे हो, वह समाज हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरता है, उतार चढ़ाव के सिद्धांत से होकर गुजरता है। यह सिद्धांत दिए थे इंग्लैंड के समाजशास्त्री टालवी। और टालवी जी का कहना था कि जब जब सभ्यता चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगी उसके बाद उसका पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि कोई भी संस्कृति उतार चढ़ाव के सिद्धांत से होकर गुजरती है, उतार चढ़ाव से होके गुजरती है, यानी एक चक्रीय व्यवस्था करती है। पहले सभ्यता का उत्थान होगा, फिर उसका बहुत अधिक विकास होगा, फिर वहीं से जब चरमोत्कर्ष पहुंच जाएगा तो उसका धीरे धीरे क्या होगा, विनाश होता चला जाएगा। तो समाज में जब जब बुराइयां आती हैं उसको दूर करने के लिए, समाज में संतुलन करने के लिए लोगों की उत्पत्ति भी होती है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसीलिए आए ताकि जो समाज में बुराइयां थी उसको दूर कर सकें। ब्राह्मणी व्यवस्था तो प्रारंभ में बहुत अच्छी थी, पर बाद में जो इसके बिचौलिए हुए इन्होंने इस व्यवस्था का तहस नहस कर दिया। ठीक है, उसका वजह क्या था, कर्मकांड और अपना एक स्वार्थ। हम देखते हैं कि खुद ब्राह्मण नियम बना रहे हैं और ब्राह्मण ही इसको तोड़ रहे हैं। पहली बात देखिए, इतिहास पढ़ते समय हम अपने आप को किसी कास्ट का नहीं मानेंगे, खासकर जो ये है आपका ये वाला अध्याय बंधु जाति का वर्ग, या फिर जो NCERT सिलेबस का जो इतिहास है प्राचीन और मध्यकालीन, उसमें ये सब चीज़ें हैं ज़्यादातर। मतलब लगता है कि किसी विशेष वर्ग के बारे में बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। वह बातें उस समय की समाज की हो रही है जब का समाज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब के समाज से कोई इसका संबंध नहीं है, पर जानते हैं कि जो आज के समाज में जो बुराइयां हैं वह कैसे दूर होगी, इतिहास पढ़ के, है ना। तो इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। और आप किसी भी कास्ट का अपने आप को मत मानिएगा, कि खासकर इतिहास पढ़ते समय, नहीं तो इससे जो आप सीखना चाहेंगे वह नहीं सीख पाएंगे। नर्वस हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि हमारे बारे में अध्यापक क्या बोल रहे हैं, या फिर कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, या फिर क्या बोल रहे हैं, ऐसे विचार आपके मन में आने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें मिटा देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब धार्मिक दशा के बारे में। देखिए, महाजनपदों में कौन कौन महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, चेती, सुरसेन, पांचाल, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, इस तरह से 16 महाजनपद थे। और इसमें 4 ठो शक्तिशाली थे। 4 ठो इसमें क्या थे, सबसे अधिक शक्तिशाली, और उसमें सबसे शक्तिशाली था आपका मगध, उसके बाद था अवंती, गांधार था। ठीक है, ये 4 पूरी तरह से क्या थे, बहुत अधिक शक्तिशाली थे, और यही क्या कर रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत नियंत्रण रखे हुए थे।
तो इस जो पाठ है यार, अध्याय 2 NCERT का जो है 12 का अध्याय राजा, किसान और नगर, इसमें पहले हेडिंग है यही समाज के बारे में कि किस तरह से समाज की नगरीय समाज फिर से एक बार आया हड़प्पा सभ्यता के बाद, और पहले आरंभिक राज्य हुए और अर्थव्यवस्थाएं भी आई। तो आरंभिक राज्य में हम लोग किसका पढ़ेंगे? मगध का। किसका पढ़ेंगे हम लोग? मगध का। देखिए, अच्छा, मगध जो साम्राज्य है, हम देखते हैं एक बार हड़प्पा सभ्यता हमारा ये वाला क्षेत्र था, पुरास्ता जो भी प्राप्त हुए ये वाला क्षेत्र, और यहाँ से विलुप्त होती है सभ्यता, यहाँ से विलुप्त होती धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसकी जनसंख्या बढ़ती इधर की तरफ। ठीक है, इसकी संख्या यानी पूरा स्थल जो मिलते हैं बाद में घनी आबादी के इधर मिलते हैं। फिर हम देखते हैं, लाइट कर गई है, हम देखते हैं किस तरह से हड़प्पा सभ्यता पतन होने लगी, और उसके बाद उत्तरवर्ती जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमें उस सभ्यताओं के पूरा स्थल हमें पूर्वी भारत की तरफ मिलने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे देखते हैं जो गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, उस नदी के आसपास हमारा मगध साम्राज्य बना, और इस मगध साम्राज्य का सबसे महत्वाकांक्षी और महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो मौर्य वंश से संबंधित था, और इसी का पुत्र अशोक महान। तो हम देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतने बड़ा राजा बना, इसके पीछे कौटिल्य का बहुत बड़ा हाथ था। कौटिल्य यानी चाणक्य, जिन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, मौर्य दरबार में उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और मौर्यों का इतिहास भी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। और राजनीतिक क्षेत्र में कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने साम दान दंड भेद का सिद्धांत दिया, यानी पहले राजा को साम दीजिए, फिर दाम दीजिए, फिर दंड दीजिए, उसके बाद भी नहीं मानता है कोई तो उसको उसमें भेद कर दीजिए। तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, कौटिल्य के बारे में और कुछ हम जानकारी आपको बताएंगे। कौटिल्य की बेइज्जती कर दिए थे नंदवंश के जो शासक थे महापद्म नंदम, इन्होंने इनका बहुत अधिक बेइज्जती करके राज दरबार से निकाल दिया गया था। तो वहीं से कौटिल्य यानी चाणक्य ने संकल्प ले लिया था कि मैं अब नंदवंश का विनाश करके ही मानूंगा। और वहीं उसने जब मौर्य वंश के जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य को देखा बच्चों के साथ खेल खेलते हुए, तो वहाँ से उसको उठा लाया और देखा कि इसके अंदर राजा बनने की योग्यता है। तो उसने कहा कि नहीं, चलो मैं तुमको राजा बनाऊंगा, पर तुम राजा बनते ही नंदवंश का सर्वनाश कर देना। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते ही पहले नंदवंश पर आक्रमण करता है, तो उसको हराता है, बाद बाकी काम करता है। तो इस किताब में अगली हेडिंग है प्रारंभिक राज्य, हम बताए दिए हैं, ठीक है, और महान राज्य क्या, मगध के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अशोक महान ने बहुत सारे अभिलेख स्तंभ गढ़वाए थे, उससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद यूनानी राज दरबार थे मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, उससे हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग है साम्राज्य का प्रशासन। तो तरह तरह के नए नए मंत्री बैठाए गए, सरदार सरदारी बैठाए गए, शासन चलाने के लिए सैनिकों में भी पद निर्धारित किए गए थे कि आप सही तरह से चीज़ को चलाइए। राजधर्म के नवीन सिद्धांत था। उसके बाद अगली हेडिंग है दैविक राजा। तो इस समय का राजा भी अपने आप को कहता था कि नहीं, मुझे देवता ने भेजा है आप पर शासन करने के लिए, और राजा अपना कर्तव्य मानता था कि हम अगर देवता हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है कि प्रजा की देख रेख करना, ठीक है। तो राजा अपने आप को दैवी रूप प्रदर्शित करता था, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। जानते हैं यह आपका दिल्ली में मिलता है, वहाँ से हमें इतिहास का निर्माण करते हैं, इतिहास की जानकारी मिलती है। उपज बढ़ाने के तरीके, जनता में राजा की छवि। राजा अपनी छवि जानने के लिए जनता के बीच में जाता था, और जनता भी इस पर अपना निष्पक्ष होकर न्याय निर्णय देती थी। नगर और व्यापार,
संप्राद वर्ग और शिल्पकार अगली हेडिंग है। तो हम जानते हैं इस समय खासकर मौर्य साम्राज्य के समय भारत का जो आर्थिक स्थिति के रूप में संपन्न हुआ, आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, भारत संपन्न हुआ और अर्थव्यवस्था से चल रही थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था देखिए कैसे चलती है बोलिए। विश्व के जो अर्थशास्त्री वे मानते हैं कि विश्व का जो अर्थव्यवस्था चलता है, पहला प्रथम उत्पादक मतलब उत्पादन कृषि करने से, और दूसरा क्या है आपका व्यापार, उसके बाद तीसरा है श्रम का लेन देन, श्रम का लेन देन। ठीक है, तो इसमें यह तीनों एक दूसरे के पूरक है, बिना एक दूसरे के पूरक रहे मतलब बिना एक दूसरे के चल नहीं सकते, और तीनों का महत्व है। एक भी कम हुआ तो अर्थव्यवस्था हमारी ठप हो जाएगी। तो देखिए अब उत्पादन नहीं होगा तो आप खाएंगे क्या, कृषि हो, अनाज हो, कोई भी हो। व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा आपके पास। श्रम का लेन, सबसे बड़ी चीज़ श्रम का लेन। देखिए हम कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, सब कितने ही बड़े शिक्षक क्यों ना हो, जब तक कि मुझे काम नहीं मिलेगा तब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा, यानी मेरी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। तब तक मैं बेकार हूँ, जब तक मुझे काम नहीं मिला। जब काम मिलेगा तभी मैं योग्य हूँ, नहीं मिलेगा कितनों ही पढ़ा लिखा रहा हूँ तब तक मैं बेकार हूँ। तो ये इन तीनों चीज़ों से व्यवस्था चलती है। तो उस समय तीनों चीज़ क्या थी, भारत में थी। ठीक है, सिक्के और राजाओं ने अपने अपने सिक्के चलाए। ठीक है, और उस पर अपने अपने चित्र और आहुति दिए हुए फिगर को भी दिखाया। ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त के समय थे राजा और रानी आहुति दिए हुए दिखाया गया। सिक्कों पे उन्होंने अपने अपने शासन का समय उसके बाद अपना नाम भी खुदाया। तो इससे हमें सिक्के से पता चलता है कि किस समय राजा कौन शासन करता था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि मिलता है। ब्राह्मी लिपि यानी ब्रह्मा की लिपि, खरोष्टी लिपि यानी खरोच के लिखी गई, यानी खर मतलब नहीं होता, गधे के साथ मुंह होता है, तो गधे के मुंह के समान लिपि को बोला गया खरोष्टी लिपि, या खुर के समान ऐसे ही है। ठीक है, आर्कोलॉजी में मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है। उसके आगे है, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, जैसे कहीं कहीं लिखा मिल गया, राजा का चित्र बना मिल गया, फिर कहीं कहीं दो सिक्कों पर लिखा गया है। दोनों पर क्या है, और से शुरुआत है और हम जानेंगे किसका नाम है, ये कौन, उस समय का राजा कौन था, अशोक था। उस समय का सिक्के पता कर लिए, सन लिखा है तो उस समय का राजा अशोक था, तो और से दोनों पर लिखा गया तो संकेत पता कर लिए कि इससे यह बनता था। उसके बाद है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। उसके बाद इसकी साक्ष्य सीमा क्या है, अगली हेडिंग अभिलेख साक्ष्य की सीमा। तो अभिलेख जो हमें मिले हैं उससे हमें पूरा इतिहास नहीं पता चलता है कि पूरा यही सेम का सेम इतिहास था। जैसे अभिलेख मिले हैं उसका मुख्य भाग टूट गया तो कैसे हम पता करेंगे, नहीं हाँ इतिहास का निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो अभिलेखों की एक साक्ष्य सीमा होती है, उसकी सीमा होती है। तो यह आपका है। तो हम अगले वीडियो में बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, जब भगवान बुद्ध अपने आप को कह सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।